नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले दिनों में हमने कुछ ऐसे समाचार पढ़े जहां संदर्भ आया महाभियोग का। बिहार में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर के जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्षियों में एक वाद विवाद चला और वहां कहीं एक इस प्रकार की बात उठी कि क्यों नहीं चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके पहले भी पिछले कुछ महीनों में इस तरह की चर्चाएं आई थी जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने के प्रयास किए थे। ये महाभियोग के प्रावधान हमारे संविधान में क्या है और किस तरह से ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। यदि संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वे अपने मर्यादित आचरण के प्रतिकूल कोई कार्य करें तो उनकी जवाबदेही किनके प्रति होगी। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर के आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं प्रख्यात लोक प्रशासनविद और समाज विज्ञानी प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया से। कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश होती है कि मीडिया, साहित्य, संस्कृति और उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर एक निरंतर विचार मंथन की जो प्रक्रिया है उसको हम नियमित रूप से चलाते रहे। प्रोफेसर कटारिया उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वहां से डीन के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रोफेसर कटारिया, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे महाभियोग की इस अवधारणा को समझने के लिए। जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, आपने हमारे संविधान का बहुत गहनता से अध्ययन किया है, तो हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि यह महाभियोग की अवधारणा जो संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय किस कल्पना से या किस आधार पर उसका चिंतन किया था और इससे संबंधित प्रावधान किस तरह के हैं। कटारिया जी। सर, जहां तक महाअभियोग शब्दावली का प्रश्न है, जिसे इम्पीचमेंट कह रहे हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में प्रयुक्त हुई है। अर्थात संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि यदि राष्ट्रपति कभी संविधान का अतिक्रमण करे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात वो जब शपथ ही संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की ले रहे हैं और संविधान के मुखिया भी हैं, राज्य के मुखिया भी हैं, यदि उनके कृत्यों से कभी संविधान का अतिक्रमण हो जाए तो उनको हटाने की भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया हो। तो उसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई राष्ट्रपति अपने कृत्यों से संविधान का अतिक्रमण कर देता है तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य लिखित में 14 दिन पूर्व एक संकल्प देंगे, फिर उस सदन में उसका चर्चा होने के बाद 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर वही संकल्प दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसकी खुद जांच करेगा अथवा किसी अन्य संस्था, न्यायिक संस्था वगैरह जैसा उचित समय उनसे करेगा, जांच करवाएगा, फिर राष्ट्रपति अपना पक्ष वहां रखेंगे। वो सदन वापस ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, इन पर आरोप सिद्ध हो रहा है, तो फिर 2/3 बहुमत से सदन की जो संख्या है उसी से पारित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा, महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के नाम से जो प्रावधान है उनमें वर्णित हुई है, लेकिन जो जजों को हटाने की या सीईसी को हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी, चूंकि प्रक्रिया एक अपनी किस्म में इसी तरह से एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसलिए प्राय कोलोquial रूप से, मतलब प्रचलित रूप से या इनफॉर्मल रूप से शब्दावली उन पदों के लिए भी प्रयुक्त होने लग गई जिनके लिए केवल रिमूवल शब्द आया था, हटाने का नाम आया था, महाभियोग शब्द नहीं था। तो कटेरा जी, पहली बात तो ये समझने की है कि महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति पद के संदर्भ में किया जाता है। हाँ, ये अन्य शब्दावली जगह केवल राष्ट्रपति के लिए। हाँ जी। शब्दावली के संदर्भ में, लेकिन अब लोक प्रचलन में ये आ गया है तो हम बहुत सारे जो संवैधानिक पद हैं इनमें इनका प्रयोग करने लग गए, लेकिन तकनीकी रूप से हमें राष्ट्रपति के संदर्भ में ही इसका प्रयोग करना संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से एक तरह से स्वीकार्य है। लेकिन इसी के साथ ये प्रश्न उठता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे संवैधानिक पदों की कल्पना की है। उपराष्ट्रपति का पद भी है, जो हमारे उच्च सदन है, राज्यसभा और
लोकसभा, इसी तरह से विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, फिर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, इसी तरह से हमारा चुनाव आयोग, बहुत सारे पद हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। तो ये जो संवैधानिक पद हैं, क्या यहाँ जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी इसी प्रकार की है, या इसको मैं इस तरह से पूछूं कि हमारे संवैधानिक पदों का क्या स्वरूप है, जहां इस तरह के उनको संवैधानिक प्रावधानों के या संविधान के प्रतिकूल आचरण करने के कारण या अन्य किसी प्रकार का ऐसा अमर्यादित आचरण जो हमारे संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं के स्वीकार्य नहीं है, तो हम किस तरह से वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया उन पर लागू होती है? सर, संविधान में बहुत सारे पद वर्णित किए गए हैं, जैसे सीएजी हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं। ये संविधान में वर्णित है। कुछ ऐसे भी पद हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, जैसे लोकपाल हैं, सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के हैं, वो हैं। तो सभी की अलग अलग प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है कि पद किस प्रकृति का है और हटाने की प्रक्रिया कैसी और उनको नियुक्ति किस प्रकार से हुई थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके हटाने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति के बाद सर्वाधिक जटिल प्रक्रिया वही है। तो अनुच्छेद 124 संविधान का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए आप सदन में, कोई से भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में अपना एक संकल्प दीजिए, रिजोल्यूशन, और 14 दिन का समय दीजिए, फिर सदन में उस पे चर्चा होगी। पर आप जो प्रस्ताव लाए हैं उस पे राज्यसभा में है तो 50 लोगों के साइन हों, लोकसभा में है तो 100 लोगों के हस्ताक्षर हों, अर्थात आसानी से नहीं आ सके। फिर सदन में का जो कुल संख्या है उसका तो बहुमत हो, जैसे राज्यसभा मान लीजिए 200 हैं तो 101 का बहुमत हो, और जो उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 का बहुमत हो, फिर दूसरा सदन भी उस पर इसी तरह से अपने बहुमत से पारित करे और एक न्यायिक जांच भी हो। तो इसके लिए एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, उसमें प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के एक ज्यूरिस्ट होगा, वो जांच कर करके देंगे। तो अब ये एक प्रक्रिया बना दी गई 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर 217 में ये कहा गया कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की। इसी तरह जब निर्वाचन आयुक्त की बात की गई तो वहां कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के संबंध में है। लेकिन निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन जो दूसरे 2 निर्वाचन आयुक्त या 3 जितने भी सरकार लगाए, उनको हटाने के लिए ये प्रावधान लागू नहीं है। वहां केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकेंगे। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया वही है जो जजों को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन आप यदि अनुच्छेद 317 की तरफ जाएं तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको यदि कदाचार का मामला हो, मिसबिहेवियर या करप्शन टाइप बोल दीजिए, तब उनको हटाने के लिए ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा और वो एक न्यायिक समिति या जैसी भी इंक्वायरी समिति उचित समझे बना करके जांच करके देंगे, फिर राष्ट्रपति उसे हटा सकेंगे। लेकिन उसी अनुच्छेद में ये प्रावधान भी है कि कोई दिवालिया हो जाए, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम स्थिति में आ जाए, या किसी कंपनी वगैरह में अन्यत्र कहीं शेयर होल्डिंग या लाभ के पद की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति सीधे ही हटा सकेंगे। तो बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा एक संकल्प के रूप में, और राज्यसभा के बहुमत से पारित किया जाएगा। चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का भी जो वो था, मतदान देने वाले सांसद रहे थे, तो उस सदन में भी वो प्रस्ताव जाएगा, फिर वहां से भी पारित होकर के आएगा। तो इस तरह से हटाने की प्रक्रियाएं अलग-अलग पदों के बारे में अलग-अलग हैं। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के लोगों को हटाने का है सवाल, वो अविश्वास प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है। तो उसके लिए ये होता है कि आप लोकसभा में प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि लोकसभा के लिए उत्तरदायी हैं सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद, और यदि वहाँ उनका विश्वास सिद्ध नहीं होता तो उन्हें अपना गद्दी या समझिए शासन छोड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा संविधान है वो अपने आप में इतना विस्तृत और व्यापक है कि उसमें विभिन्न जो हमारे संवैधानिक पद हैं
उनमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उनको जवाबदेह बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत दूरदर्शिता के साथ, एक व्यापक दृष्टि से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा है और हर एक की उसके अंदर एक व्याख्या मिलती है। और जब भी कभी इस तरह के संकट आते हैं या इस तरह की चुनौतियां आती हैं, तो संविधान के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से आपने इन सारी चीजों को समझाया। लेकिन जब आपने राष्ट्रपति का आप संदर्भ दे रहे थे, तब आपने एक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था, संकल्प, कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो एक संकल्प लाया जाता है सदन में। तो पहले तो हमें यह समझाएं आप कि संकल्प और प्रस्ताव, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए सर, संसदीय प्रक्रियाओं में बहुत सारे प्रस्ताव या कहिए आग्रह जो सांसद हैं वो प्रस्तुत करते हैं, अध्यक्ष लोकसभा या सभापति राज्यसभा के सम्मुख, की उन पे चर्चा हो। तो सामान्य किसी मुद्दे पर जब कोई चर्चा करवानी हो, किसी मामले पर जिसपे सदन का ध्यान आकृष्ट, सरकार का ध्यान आकृष्ट करके उसका कोई समाधान करना हो, चर्चा करनी हो, तो आगे बढ़ना हो, तो वो कहलाता है मोशन, उसे कहते हैं हम प्रस्ताव। तो ये आप ध्यान अगर कोई दें तो विश्वास प्रस्ताव जो सरकार खुद लाती है वो भी, अविश्वास प्रस्ताव वो भी, उन्हें आप मोशन की श्रेणी में रखा है। ये संसदीय कार्य प्रणाली के जो नियम है बने हुए हैं उनमें वर्णित किया गया है। जहाँ तक संकल्प का मामला है, ये अपने आप में ये शब्द दृढ़ता को बताता है कि हम किसी मामले के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो बहुत गंभीर किस्म का मामला हो, किसी प्रकार का आरोप हो और उससे ऐसा कोई निर्णय करवाया जाना जो बहुत व्यापक असर डालेगा, तो उन मामलों को अपन रिज़ॉल्यूशन बोलते हैं, उन्हें हम संकल्प बोलते हैं। तो इसपे सारा खेल भाषा का है। जय अपन, आप तो भाषा के हैं विद्वान, तो आप किस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त करके और क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं? यूँ सदन में उपराष्ट्रपति को हटाना हो, जजेस को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, तब आप रिज़ॉल्यूशन लेकर के आते हैं। लेकिन यही यदि शब्दावली की बात करें तो जब हमने योजना आयोग बनाया, तो एक रिज़ॉल्यूशन पास करके कार्यपालिका ने और योजना आयोग की स्थापना कर दी थी। तो अर्थात जितने भी रिज़ॉल्यूशन होते हैं, उनका जो अंतिम परिणाम है, वो अपने आप में एक कानून की तरह होता है, एक इम्पैक्ट की तरह होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संकल्प का प्रयोग होगा, तो जो और अन्य संवैधानिक पद हैं, वहां जब इस तरह की कोई बात की जाती है सदन में, तो वहां भी संकल्प शब्द का प्रयोग होता है या वहां प्रस्ताव शब्द का प्रयोग होता है? संकल्प शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रपति के लिए भी हुआ है, जजेस को हटाने के लिए भी संकल्प शब्द का एक प्रयोग हुआ है, लेकिन हर जगह संकल्प शब्द का प्रयोग नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल उठा है। आपने अभी कहा अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, मूल भाव तो जी। एक ही है। कई बार विशेषकर इस डिजिटल मीडिया के दौर में सामान्य जो व्यक्ति है वो ध्यान नहीं रखता है और इन शब्दों का जो प्रयोग है वो गलत संदर्भ में कर लेता है। तो मुझे लगता है आप ये भी समझाएं कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, भाव तो एक ही है, लेकिन ये कैसे लाया जाता है और इनमें मूल अंतर क्या है? देखिए सर, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब कोई प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको सदन में ये सिद्ध करना हो कि हमारे पास मेजॉरिटी है। तो ये पोजीशन कब बनेगी? चुनाव के बाद आप किसी ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि अस्थिर सरकार है, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, या जो गठबंधन पहले हुआ था उसको बहुमत नहीं मिला, या कार्यरत सरकार में किसी घटक दल ने अपने समझौते को तोड़ दिया, तो हम ये कहते हैं सरकार अल्पमत में आ गई। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कहेंगे प्रधानमंत्री से कि आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो खुद प्रधानमंत्री उस प्रस्ताव को लेकर के आते हैं कि इस लोकसभा में, इस सदन में, जो पॉपुलर सदन है, इसमें मैं अपना विश्वास प्रस्ताव रखता हूँ, इस पे अब चर्चा होगी, समय निर्धारित होता है अलग-अलग दलों के, उनके हिसाब से। चर्चा के बाद अंतिम उत्तर देंगे प्रधानमंत्री, फिर वोटिंग वगैरह करवाई जाएगी और फिर जैसा निर्णय आएगा। तो हमारे देश में बहुत बार सरकारें, एच डी देवगौड़ा साहब की, गुजराल साहब की, वाजपेयी साहब की, विश्वास प्रस्ताव पे गिरी हैं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है विपक्ष। वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को जब घेरना चाहता है,
वो ये जानता है कि हर बार सरकार अल्पमत में हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे और सभी प्रधानमंत्रियों ने लगभग अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। मेरी एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं है, 27-28 बार हमारे देश में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है और यदि वो पारित हो जाए, तो फिर सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ती है। चरण सिंह जी के खिलाफ जब आया, मोरारजी देसाई के खिलाफ जब आया, तो चर्चा से पहले ही उन्होंने मान लिया था, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई थी, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। वरना अविश्वास प्रस्ताव, चूंकि सदन में बहुमत होते हैं लोकसभा में, तो सरकार कार्यरत होती है, तो केवल घेरने के लिए रह जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप जैसा आप कह रहे हैं ना, सदन की ये जो शब्दावलियां हैं, अविश्वास और विश्वास, ये आम जनता भेद नहीं करती, इवन मीडिया भी भेद नहीं करता। यदि आप बिल्कुल। 1999 का अटल बिहारी वाजपेयी का जो एक वोट से हारने वाला मामला डिजिटल डिजिटल मीडिया और कई अखबार प्रिंट में देखेंगे, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव शब्द कई जगह यूज कर रखा है। एक्चुअली वो विश्वास प्रस्ताव था, जो खुद लेकर के आए थे, वो हार गए, अलग जी। बात है। और यही स्थिति प्रदेश में मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है, राज्यपाल के निर्देश पर वो विश्वास जी, मत हासिल करते हैं, यदि वैसी स्थिति होती है तो। जी, चलिए अपन अब फिर मूल विषय पे लौटते हैं, अपना महाभियोग के संदर्भ में। जी, आपने जिस तरह से बताया, राष्ट्रपति से लेकर के अन्य संवैधानिक पदों पे हमारे जो प्रावधान है उनकी आपने बातचीत की। जो ये सारा संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देश की संविधान लागू हुए आज लगभग हमारे हम 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं। जी। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वो पर्याप्त रूप से पारदर्शी और न्यायपूर्ण है, या किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए सर, भारत के संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए, वो बहुत सोच समझ करके किए गए हैं। और यदि कोई संविधान का विशेषज्ञ या राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ उनका अध्ययन करे, विधिवेत्ता अध्ययन करे, तो आप प्रावधान में या उन संस्थाओं में कोई कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक की जो हमारी यात्रा है, वो पर्याप्त संतोषजनक है। जो कोई भी हमारी विफलता है या जो कोई भी विवाद है, वो व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, उसकी निजी नैतिकता से संबंधित है, या चूंकि हम एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, उनका अपना एक राजनीतिक मैंडेट होता है, अपना एक चिंतन होता है और जनता के बीच कोई संदेश पहुंचाना उनका मंतव्य होता है। तो वो उस मामले को, किसी भी संदर्भ को लेकर के यदि बहस होती है, या कहिए एक दूसरे को टांग खींचना कहते हैं, या अनावश्यक रूप से किसी को घसीटने की बात हो, तब तो बात अलग है। वरना हमारी जो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका सभी का मतलब आचरण सर्वोच्च रहा है। आप देख लीजिए, हमने किसी भी एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया है। एक बार छोटा-सा प्रयास किया गया था मधुलिमय द्वारा सन 1970 में, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि जी के लिए, कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो शासन लगाया है, राष्ट्रपति शासन, वो संवैधानिक जो इनको अधिकार दिए गए, उनका अतिक्रमण किया है। हालाँकि वो फिर आगे नहीं बढ़ा था वो मूवमेंट, लेकिन जहाँ से हमने प्रक्रिया उठाई है, वो अमेरिका है। अमेरिका में महाअभियोग जॉनसन, राष्ट्रपति जॉनसन के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, बिल क्लिंटन के खिलाफ आया, लेकिन वहां भी उनके निचले सदन में पारित हुआ और ऊपरी सदन सीनेट में पारित नहीं हुआ था। लेकिन हमारी अब तक की जो कार्य प्रणाली आप देखें, जैसे किसी सीएजी ने इसका सामना नहीं किया है, हमने अब तक किसी सुप्रीम कोर्ट को जज को नहीं हटाया है। हाई कोर्ट के 7-8 जजेस के बारे में जब भी वो आया है मामला, तो 2 बार तो उन्होंने प्रक्रिया के बीच में ही इस्तीफा उन्हें देना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थितियां रही हैं। राज्यों के कई बार लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष इस रूप से राष्ट्रपति के द्वारा हटाए गए हैं, जी। वो एक अलग इशू है। अच्छा, ये जो सारे आपने बात की कि हमारी अब तक की पूरी व्यवस्था है संविधान के तहत बहुत सुचारू रूप से जारी है, लेकिन देखिए परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सोशल मीडिया है, मीडिया का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो गया है, तो एक तरह से जनता जागरूक भी हो रही है जी। और हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रति भी जागरूक हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके कारण से जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी कभी किसी प्रकार का असर पड़ सकता है? नहीं सर,
क्योंकि जितने भी संवैधानिक पद बनाए गए और लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई गई हैं, उनको उनका कार्य कैसा है उसी के अनुरूप सत्ता दी गई है। और जितनी ऊंची सत्ता, जितना ऊंचा पद और जितनी अधिक शक्तियां, उसी अनुपात में उनका दायित्व दिया गया है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये बहुत सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। हम निर्वाचन बहुत साफ सुथरे करवाना चाहते हैं कि इसी से सरकारें तय होती हैं, तो निर्वाचन आयोग को शक्तियां दी हैं। हम जितने भी ऑडिट वाले मामले हैं, इन पे एक स्वतंत्र संस्था चाहते हैं कि जो काम, भंडार, पैसा, लेन देन, सरकार का आय व्यय, जो कुछ भी, इसके जांच के लिए निष्पक्ष हमने नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखा है। उच्च पदों पर जो सिविल सर्वेंट भर्ती किए जाएंगे या दूसरे, तो लोग मिलिट्री के भी हैं, वो तो यूपीएससी वगैरह, राज्यों के पीएससी वगैरह, उनको अच्छे लोक सेवक चयन करने के लिए और सैनिक अधिकारी वगैरह चयन करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, ताकि प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चले, पारदर्शी ढंग से चले और स्वच्छ ढंग से चले। यदि इनके पास इतने अधिकार नहीं होते, तो कोई भी सरकार यदि अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को लगाती और कालांतर में दूसरी सरकार आ जाती, तो वो तो राजनीतिक विद्वेष से उन्हें हटा देती। लेकिन ऐसे उदाहरण कोई आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि राजनीतिक विद्वेष के कारण किसी संवैधानिक या उच्च प्रशासनिक संस्था के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया हो या दंडित किया गया हो। तो व्यवस्था तो काफी निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। आपने दो तीन शब्दों का प्रयोग किया, राजनीतिक विद्वेष, जी। टांग खिंचाई, या सरकार को घेरने के लिए कभी कभी इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, दुरुपयोग किया जाए इन प्रावधानों का? भाई ये पद बड़े महत्वपूर्ण है, हाँ, ये ऐसे पद, भी राष्ट्रपति का पद अपने आप उदाहरण में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी उदाहरण हैं सर। विगत वर्ष जो अब तो जगदीप धनखड़ जी ने पद छोड़ दिया है अपने स्वास्थ्य कारणों से, उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव ला करके कांग्रेस और घटक दलों ने राज्यसभा में दिया था कि राज्यसभा के सभापति को हटाया जाए, लेकिन वो उनकी अपनी तकनीकी खामियां थी। जो जो भी एक निश्चित अवधि से पहले दिया जाए, उसकी भाषा हो, वो संकल्प के रूप में आए, उसी सदन में पारित हो, मतलब वो जो सत्र चल रहा है जिसमें, तो उन सब कारणों से हट गया। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया था, वो राजनीतिक कारणों से ही था, वरना किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव अब तक नहीं लाया गया था। पर हालांकि वो बात फिर कोई आगे बढ़ी भी नहीं। जैसे मधुलिमे के प्रकरण में उन्होंने राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी। तो दोनों ही प्रकार के दल जो हमारे मुख्य हैं, उनकी तरफ से ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं। विद्वेष तो रहता है, कई बार ध्यान आकृष्ट करना होता है, कई बार अपना मतांतर प्रकट करने का एक मंच भी है। तो राजनीति में तो ये चीजें सहज हैं, आम जन को शायद लगते हो, लेकिन राजनीति के अपने एक वो होते हैं ग्राउंड। जी। अच्छा कटियारा जी, हाल ही में बहुत सारे इस तरह के मामले उठे, चुनाव जी। आयोग को लेकर के, मतदाता सूचियों को लेकर के। न्यायालय के अंदर भी ये सारे प्रकरण जो है पहुंचे हैं। इसी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर के जजेस भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं। तो इन सारे विवादों को आप किस रूप में देखते हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में या एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में? देखिए, अब जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संदर्भ में, जब उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी। टीका टिप्पणी करी, कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी कहा हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या बोला, महाभियोग प्रस्ताव सॉरी, लेकर के आएंगे। वो एक्चुअली मतलब उन्हें हटाने की प्रक्रिया का नाम है, पब उन्होंने बोल दिया। लेकिन लोकतंत्र में ये सब चीजें बहुत सहज हैं, क्योंकि जो कोई भी पद पे बैठेगा वो कोई ना कोई काम करेगा, कोई ना कोई काम करेगा, तो कोई भी प्रक्रिया या नीति किसी एक को सुहाती, किसी एक को नहीं सुहाती। पर यह भी सही है कि जो भी, चाहे आप लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती करवा लीजिए या चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन सूची बनवा लीजिए, जब ये काम किया जाता है तो एक लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हर जगह। तो कोई जब रेल मंत्री का मामला है, तो रेल मंत्री कोई ट्रेन तो चलाने कहीं पे जाएंगे नहीं, रेलवे स्टेशन का संचालन तो करेंगे नहीं। हम्म। इसी प्रकार निर्वाचन की जो पूरी सूची बनाना, संशोधित करना, तो जो हमारा पूरा अमला है ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विसेज का,
उनके स्तर पर यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आंच तो सर्वोच्च संस्था को आती है, और फिर वो पक्ष, वो अपना जो भी सत्ता पक्ष है वो अपनी तरफ से दृष्टिकोण प्रकट करता है, और जो विपक्ष है उसका काम तो मुद्दों को लपकने का ही होता है। तो ये सब चीजें तो रहेंगी, क्योंकि हमारी जो पूरी व्यवस्था है इसमें मूलभूत कमी ये कि हमारे यहाँ कार्य संस्कृति नहीं है, वर्क कल्चर नहीं है, और नंबर 2 हमारे यहाँ वैसी नैतिकता नहीं है जैसी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि जन विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए इन संवैधानिक संस्थानों की, संवैधानिक पदों की जवाबदेही कितनी आवश्यक है? इनकी जवाबदेही तो आवश्यक है, और वो ऑलरेडी उसके प्रावधान है, इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि इनकी जवाबदेहीता नहीं है। मेरा आग्रह ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठे, छोटे से चपरासी के पद से लेकर के वो भारत के राष्ट्रपति तक किसी भी पद पर जाए, जज हो, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या लोक सेवा आयोग के सदस्य कुछ भी हो, वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति यदि समर्पण रखे, प्रतिबद्धता रखे, और आम जन के प्रति इस बात को समझे कि मैं लोक सेवक हूं, मुझे जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से मेरा घर बार चल रहा है, और मेरी पद प्रतिष्ठा इस संवैधानिक व्यवस्था के ढांचे में, तो वो जवाबदेहिता तो अपनी आंतरिक रूप से बनी गई। वरना संवैधानिक रूप से जो जवाबदेहिता है, अर्थात उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया का किसी को नहीं बख्शा गया ना, हटाने के प्रावधान सबके लिए किया गया है। रूल ऑफ लॉ है कि विधि सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, ये व्यवस्था तो ऑलरेडी है। लेकिन जो आंतरिक कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है ना, वो लोगों में चाहिए। जितने भी संवैधानिक संस्थाओं पे बैठने वाले लोग हों, या हमारे टीचिंग में लोग हों, या लोक सेवक हों, कोई भी लोग हो, या राजनेता हो, जनप्रतिनिधि, ये कहाँ से आते हैं? ये समाज से आते हैं। तो वहां पर प्रसार हो पहले नैतिकता का। लेकिन कटारिया जी, आपने जिस तरह से सारी चीजों का विश्लेषण किया, मुझे कई बार लगता है कि तकनीकी खामियों के कारण भी व्यक्ति बच जाता है। आपने कहा 14 दिन पूर्व नोटिस होना चाहिए, कभी 14 दिन सदन चल ही नहीं रहा है और आप नोटिस नहीं दे पाएंगे, उसी सदन में आना हाँ चाहिए, उसी जी सत्र में जी। आना चाहिए, ये और उसके पीछे तो जब इस तरह की चुनौतियां हैं, राजनीतिक विद्वेष है, कभी बीच में इस्तीफा दे दिया, तो वो सारी बातें आ नहीं पाती और मामला खत्म हो जाता है। इन परिस्थितियों में क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अलग-अलग संस्थान हैं, आपने कहा नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, चुनावों की लिस्ट वगैरह बनाने के लिए चुनाव आयोग है, तो हमने संविधान ने अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए अलग-अलग इस तरह के तंत्र बनाया है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की बर्खास्तगी और नियुक्ति के लिए, क्योंकि ये भी बहुत कंट्रोवर्सी में कई बार रहे हैं, क्या किसी स्वतंत्र निकाय के बनाने की कल्पना अब संविधान में की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, मेरा ये उत्तर है। इसलिए कि जी। संविधान सर्वोच्च, संसद सर्वोच्च, राष्ट्रपति सर्वोच्च, अब इनके ऊपर कार्रवाई करने वाली कोई पैरेलल संस्था या अधीनस्थ संस्था नहीं बन सकती। क्योंकि हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भारत के लोगों ने मिलकर के हमने जनप्रतिनिधियों को चुना, और हमने हमारी संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति और संसद का निर्माण कर दिया। अब उनके द्वारा यदि गलती होती है तो सर्वोच्च है, तो उनके सामूहिक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो निर्णय करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कोई अलग आप संस्था बना देते हैं, तो ये तो जो प्रयास होगा या कदम होगा वही अपने आप में संवैधानिक हो जाएगा। ये तो किसी भी देश में नहीं है। जी, जी। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने इन सारी व्यवस्थाओं का ज़िक्र किया और संवैधानिक उस जटिलता की भी बात की कि हर पद के लिए अपनी एक अलग-अलग तरह जी, की व्यवस्था है। और आपने बताया कि मीडिया में भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कई बार असावधानी से गलतियाँ कर जाते हैं, तो आम आदमी के बारे में तो शायद हम कल्पना ही जी। नहीं कर सकते, जिसने अपने पाठ्यक्रम के दौरान या इस तरह की चीज़ों से वो उसका ओरिएंटेशन नहीं हुआ है। क्या हम ऐसे विकल्प तलाशें कि आम आदमी या हमारा मतदाता कम से कम इन महाभियोग और इस तरह की जो बर्खास्तगी या रिमूवल वाली जो बात है, इन प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके और कहीं न कहीं उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में कहीं अपनी एक सार्थक, सशक्त भूमिका निभा सके?
क्या लगता है जनसाधारण को हम कैसे परिचित कराएं इन सब सर, एक प्रावधानों से? तो शिक्षा का जो स्तर है, साक्षरता को, वो ऑलरेडी अच्छी गति से बढ़ रहा है। 80% के आसपास देश में साक्षरता। 7वीं 8वीं किसी क्लास के स्तर पे सामाजिक विज्ञान में जनरल जानकारियां, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये हैं। 12वीं के स्तर पे आके सामाजिक विज्ञान में तो माँ अभियोग हटाने की प्रक्रियाएं, इनका वर्णन है। और ग्रेजुएशन लेवल और फिर पीजी पर तो जाकर के जो मास मीडिया, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, राजनीति, विधि के जो विद्यार्थी हैं, उनको मिलती है। हाँ, हर एक कोई जानकारी नहीं मिलती। तो अब जो समय आ गया है वो ये है कि सरकारी स्तर पे खुद सरकार के सोशल मीडिया मंच हैं सरकार के। तो दूसरा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्योंकि लोगों ने देखना बंद कर दिया है। तो जो दूसरे मीडिया हैं उन पे, जैसे पीआईबी अभी भी परंपरागत रूप से अपना डेली रिलीज जारी करता है। तो यदि कोई प्रक्रिया के बारे में, जैसे हम कहेंगे ज्ञानेश कुमार जी को महाअभियोग प्रस्ताव से हटाया जाएगा, अब ये एक प्रकार की त्रुटि आ रही है। जनता बोल तो दिया किसी पक्ष ने, पार्टी ने, अब वो वैसा वैसा छाप दिया, जनता में चर्चा चल पड़ी। आपको याद हो संविधान में जो 370 अनुच्छेद का किया गया संशोधन, तब बहुत सारे चैनल्स में, अखबारों में धारा 370 बोला जा रहा था। अब धारा किसी कानून का एक सेक्शन होता है, जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद के बारे में बात होती है। अब इस प्रकार की शब्दावलियों से यूं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सजगता रहे। तो क्योंकि शब्दों का भी अपना एक अर्थ है। फिर अगला चरण पे आकर के प्रक्रिया का अर्थ है। अब संविधान एक इतना जटिल विषय है सर, कि कहीं पर साधारण बहुमत, कहीं पे 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का, कहीं पे कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, कहीं पे प्रस्ताव आएगा, कहीं पे संकल्प आएगा, कहीं पे कदाचार के आधार पे हटा देंगे, कहीं पे सिद्ध कदाचार के आधार पे हटा देंगे, कहीं पे आप अक्षमता के आधार पे हटाएंगे। तो इतने सारे शब्द अलग अलग प्रकार के अनुच्छेदों में रखे गए हैं। चूंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, उसका बड़ा होने का कारण है कि हमारे राज्यों का संविधान अलग से नहीं है। जैसे अमेरिका में हर राज्य का अपना अलग से संविधान है। दूसरा, हमारी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक जो हमारी है ना, पहचान देश की, उसके कारण संस्कृति बहुत है। सारे जो हमने प्रावधान रखे। फिर हमारे इतिहास ऐसा संघर्षपूर्ण रहा है कि, और उसके बाद आजादी का जो संघर्ष रहा था, जो हमारी अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप, तो सामाजिक व्यवस्था की जितनी भी समस्याएं थी उनके अनुरूप, हमने एक ऐसे उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को भी बड़ा उस जमाने में बनाया गया, जब 60-70 देशों का बन चुका था उस दशक में। तो हमने वहां से अच्छे अच्छे प्रावधान लेकर के संविधान बनाए। तो अब ये सारे प्रावधान छोटे मोटे तो क्लास में अलग अलग स्तर पे पढ़ाए जा रहे, लेकिन आम जन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के स्तर पे जो सामाजिक मीडिया है ना, बहुत आज की तारीख में प्रभावी है। आप तो इस विषय के ही हैं विशेषज्ञ, तो इसी का ही प्रयोग किया बिल्कुल। जाना चाहिए। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा कहा, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है, क्योंकि साक्षरता जिस तरह से बढ़ रही है और डिजिटल मीडिया इतना सस्ता और इतना यूजर फ्रेंडली है कि हर व्यक्ति इसके माध्यम से कहीं इन लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो जब ये मुद्दे आते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग किसी न किसी रूप से अपनी टिप्पणियां करते हैं, और वो टिप्पणियों का स्तर और उसके शब्दों की मर्यादाएं वो एक अलग विवाद का विषय या चर्चा का विषय हो सकता है। तो इस सारे दौर में आप एक आम विशेषकर युवाओं से, क्योंकि वाला जो समय है वो इन युवाओं, इन्हें उस लोकतंत्र की, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। तो इस सारे दौर में आप उन युवाओं की भूमिका को किस तरह से रेखांकित करेंगे इस लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में और ये जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है इस संदर्भ में? देखिए सर, एक तो लोकतंत्र की शिक्षा के नाम पर हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र संघ वगैरह का किया है प्रावधान, आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ भी दृश्य परिदृश्य देख, वो आप खुद रह चुके हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में आपने देख लिया है। जी। लेकिन यदि सारी चीजें हम अच्छे से प्रशिक्षित करें और बताएं, तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि मिलेंगे। तो फिर वो इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी कि राज्यसभा में आप सभापति को हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आए। या आपको याद हो कि एक बार दीपक मिश्रा को जब हटाने के लिए लाए, वो जो हाई कोर्ट के जज थे, तब वेंकैया नायडू ने ये कहा था कि आप जो प्रस्ताव लाए हैं उसको मैंने देखा है, और इसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है हाई कोर्ट का, ये इसमें किसी प्रकार का कोई जो कदाचार है
या क्षमता है वो इस प्रकार की कोई सिद्ध उनके खिलाफ नहीं होने लग रही। तो इस प्रकार की यदि जनप्रतिनिधियों को शिक्षा मिले तो अब ये जनप्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, ये युवाओं से। तो युवा दो भूमिकाओं में हो गए, एक तो मतदाता है, नंबर दो उनको राजनीति में ही अपना क्षेत्र बनाना है, करियर बनाना है उनके लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जितने भी मतदाता हैं, तो जो बुजुर्ग हैं वो तो ठीक है, उनका अपना जीवन का बड़ा अनुभव है, उन्होंने बहुत सारे दौर देख लिए। जो युवा है वो एक नंबर पे तो राजनीति में इंटरेस्ट शो करें। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से हेट है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि मुझे मेरी देश की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से, घर के नल पानी बिजली से, टैक्स से या एलपीजी से या नौकरी से, मेरे देश की सब्सिडी से, छात्रवृत्ति पेंशन, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट लेने का मतलब पब्लिक पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल। राजनीति की व्यवस्था के नीचे प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं आज की तारीख में या अर्थव्यवस्था अपना एक प्रभाव रखते हैं। तो पहले इसमें इंटरेस्ट हो। नंबर दो, आप मतदान करें लेकिन उससे पहले आप मतवान बने। मतवान, बलवान मतलब जिसके पास बल हो, मतवान जिसके पास अपना मत हो। तो खुद की ओपिनियन के लिए आदमी चिंतन करे कि क्या हितकर है मेरे लिए, देश के लिए। यदि आप जाति के आधार पे या किसी आइडियोलॉजी के आधार पे या किसी क्षेत्रवाद भाषावाद के आधार पे मतदान करते हैं, या आपको 5-10 आदमी सोशल मीडिया पर अच्छा भला कुछ भ्रमित करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप मतवान नहीं है। मतवान बनने के लिए मेरे परिदृश्य को, आसपास को, व्यक्ति को समझना पड़ता है, क्योंकि परिदृश्य बदल गया है। सर, एक शब्दावली बोली जाती है बहुत सारे देशों में, ऐसा कहा जाता है प्राचीन समय से कि राजतंत्र के मामले में एक लोकोक्ति थी, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा, क्योंकि वो शासन के तीनों अंगों खुद ही था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खुद राजा ही होता था। तो राजा का जैसा आचरण था वैसी जनता हुआ करती थी अलग अलग कार्यकाल में। अब आ गई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए अब ये बोला जाता है, खास तौर से यूरोपीय और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शब्दावली चलती है, लोग चर्चा में लाते हैं बार बार, कि लोकतंत्र का मतलब इससे उलट व्यवस्था, यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा नोशन, पैराडाइम शिफ्ट है अब तो। तो यदि हम्म। नीचे से नैतिक रूप से सशक्तता आए लोगों में, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, चिंतन के प्रति, तब एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन मतदान करने से बचना, विद्वेष इस आधार पे रखना, मुझे वो पार्टी पसंद नहीं है या मुझे उसको वोट ही नहीं देना या सारे के सारे कैंडिडेट खराब है, इनसे तो पार नहीं पड़ेगी। व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था का हिस्सा होना पड़ता है। आप बाहर बैठ करके व्यवस्था को नहीं बदल सकते। प्राय बहुत सारे लोग अपने घर परिवार में, मित्र लोग बोलते हैं, यार एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, या यो हम्म। कहते हैं कि इतने बड़े समुद्र में एक बूंद का क्या महत्व है। एक बूंद का समुद्र में महत्व नहीं है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि समुद्र में एक बूंद आप वाली नहीं पड़ी तो उस समुद्र में एक बूंद तो कम ही है, बिल्कुल। इतना तो तय है। तो ये तो पूरा सामूहिक जब प्रयास होगा तब व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो घर के स्तर पे मेरा आग्रह ये है कि नैतिकता का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि हम बोलते बहुत बढ़िया हैं, हम कहते बहुत अच्छे हैं, हमारा अतीत बहुत बढ़िया था, लेकिन यथार्थ जीवन में हम ढोंगी हैं, अनैतिक हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत जगह दिया है। राम मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर जब बनाया जाना था, तो विश्व हिंदू परिषद ने घर घर जाकर के लोगों से मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान मांगा। सर, 15,000 चेक, जिनकी राशि लगभग 22 करोड़ थी, वो पार हो गए, अर्थात बाउंस हो गए, अवैध पाए गए। तो भगवान श्री राम के नाम पे यदि 15,000 को 22 करोड़ से हम राशि निकालें, तो मैं लगभग 14,000 के आसपास प्रत्येक चेक पड़ रहा है। वो कम ज्यादा रहा होगा, लोगों को सच बता रहा हूँ। तो जब हम हाँ भगवान हाँ। श्री राम, जो हमारा दर्शन है, हमारी आत्मा है, हमारे आराध्य हैं, भारत की पहचान क्या है, भगवान श्री राम है, वो आदर्श हैं, मर्यादा हम्म। पुरुषोत्तम। यदि उनके नाम पे, विष्णु के अवतार के नाम पे हम 15,000 फर्जी चेक दे सकते हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि वास्तविक चरित्र हमारा कैसा है। यहाँ सुधार होना चाहिए, जी। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से, नैतिकता पर।
आपने बिल्कुल सही कहा। एक नैतिक समाज की जब हम परिकल्पना करेंगे तो शायद व्यवस्थाएं ठीक होंगी। तो इसी नैतिकता से जुड़ा हुआ मेरा अंतिम सवाल, आपने कहा किसी सदन में, विशेषकर राज्यसभा में, जब आप सभापति के खिलाफ अर्थात उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लेके आते हैं उनको हटाने का, जिसको जी। जनभाषा में आप महाभियोग कहते हैं, और जिस समय वो प्रस्ताव आया उसी सदन का सभापति वहां सीट पर बैठे हुए हैं। अब उनको निर्णय करना है कि मेरे खिलाफ प्रस्ताव है, मैं स्वीकार करूं नहीं करूं या क्या निर्णय करूं, क्या ये नैतिक है? क्योंकि सामान्यतः हमारी ये धारणा है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी है तो वो उस कमेटी में नहीं होता है, वो उस कमेटी से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और अपने यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मतलब स्थितियां आती हैं जब आपसे मांगा जाता है ये एफिडेविट कि आपके इस परीक्षा में, इस कार्य में कोई ब्लड रिलेशन में व्यक्ति नहीं है, तो उस सदन के अध्यक्ष और आपके खिलाफ प्रस्ताव या संकल्प जिसको आप कह रहे हैं आया है, तब क्या स्थिति बनती है और हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है उसमें? संवैधानिक प्रावधान तो ये है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जब आएगा हटाने का कागज, तो वो उन्हीं के टेबल पर आएगा, वो सभापति भी हैं। स्वीकार करें या नहीं करें, हाँ, सदन के सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष को पावर है कि वो किन्हीं भी आधार बता करके वो उनको स्वीकार कर सकते हैं। पर मुद्दा ये है सर कि जिन्होंने चुना है, उन्हें हटाने का हक है, पहली बात। हाँ, वो प्रक्रिया का पालन करें, जो कुछ भी नियमावली बनाई गई उनका करें। और यदि मान लें कि कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है, तो आप दोबारा लाइए, तीसरी बार लेकर के आ जाइए। यदि आपके प्रस्ताव में दम है, आपके ग्राउंड आपके पास पर्याप्त है, आपके पास लगता है कि हम उन्हें हटा देंगे, तो जितनी भी संस्थाएं हैं, सभा हैं, समितियां हैं, यूनिवर्सिटी है, सभी में ही ऐसा ही है। प्रस्ताव तो वही लाया जाएगा कि जिन्होंने चुना है, तो नैसर्गिक न्याय कहता है उन्हें हटाने का भी अधिकार है। उसके लिए बाहरी कोई क्यों हो, पर दोनों ही तरफ मेरा मुद्दा तो वही है, लाने वालों में कितनी नैतिकता है और उस प्रस्ताव को पढ़ करके हाँ, आरोप तो सही है, स्वीकार करने वाले में कितना साहस है। ये तो दोनों तरफ की बात हुई। दोनों तरफ यदि नैतिकता है तो बिल्कुल बात तो वाजिब बनेगी। लेकिन समस्या तो वही है, हम जापान जैसे तो है नहीं, हम स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह हैं, वो नहीं है ना चरित्रवान। अच्छा कटेरा जी, जब सभापति उस पद कुर्सी पर बैठे हैं कार्यवाही के दौरान और उस प्रस्ताव पर बहस हो रही है और नेचुरली आलोचना प्रत्यालोचना होगी, तब भी वो सदन में उपस्थित रहते हैं सामान्यतः, क्या मतलब जो भी कभी ऐसे प्रसंग आए हो? हाँ, बिल्कुल रहेंगे, सदन में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस नैतिक समाज की, नैतिक लोकतंत्र की आपने कल्पना की है, उन संदर्भों में आगे चीजें और बेहतर होंगी। लेकिन आपने फिर भी इतने जटिल विषय को इतनी सरलता के साथ, इतने स्पष्ट रूप से हमारे सामने समझाया कि महाभियोग केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की गरिमा और जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के एक प्रभावी, एक तरह से प्रावधान है, उपाय हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उन्हें हमारे पूरे संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं महाभियोग के संदर्भ में और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो अन्य संस्थाओं के प्रमुख हैं उनको हटाने के जो प्रावधान हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से ये चर्चा आपको कैसी लगी इसके बारे में बताएं और आगे के लिए ऐसे विषय सुझाएं जिन पर हम हमारे इस जो एक विचार अभियान है इसको हम और आगे बढ़ा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।